गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजंस। मतलब इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर किया, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कि कैसे पैसा आएगा, कहां कहां को वो पैसा इन्वेस्ट होगा और कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फाइनेंशियल मैनेजर का। वेल्थ बढ़ाना, किसकी? शेयर होल्डर्स की। और वो शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ती थी? उसमें 3 डिसीजन लेने पड़ते थे। किसको? फाइनेंशियल मैनेजर को। तो वो उन तीन फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में हमने आज क्या करनी है, बात करनी है, डिस्कस करना है उन 3 फाइनेंशियल डिसीजंस को, कि कौन से फाइनेंशियल डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ेंगे जिससे पूरी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या होते हैं? वो सारे डिसीजन जिसका मेन मोटिव क्या है, कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर इश्यूज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है कि 3 जो मेजर इश्यूज हैं, कि पैसा कहां से आएगा, कहां इन्वेस्ट होगा, और जो उससे रिटर्न आएगी उसको रखना है या बांटना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो और ये कौन से डिसीजन है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन है हमारे पास बेसिकली। इन्वेस्टमेंट, कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां से उस पैसे को लेना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और वो जो पैसा उनसे आएगा उसको रखना है या बांटना है। तो ये जो डिसीजन है ये लगातार लिए जाएंगे ताकि एफिशिएंसी क्या हो, बने। ऐसा तो नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लोगे और ये नहीं लोगे फाइनेंसिंग डिसीजन। और अगर फाइनेंसिंग ले लिया कि कहां से पैसा आएगा, तो जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी तो उस प्रॉफिट को क्या करना है। तो ये लगातार, क्योंकि कंपनी चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, लगातार कंपनी को ये डिसीजन क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, करते रहने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज प्राइमरी कंसर्न क्या, कि बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि कहां से पैसा आएगा, बेस्टली कहां इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ताकि कंपनी की ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन करेगा? फाइनेंशियल एंटरप्राइज करेगी। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये इतने डिसीजन क्यों ली जा रहे हैं? ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ क्या की जा सके, शेयर होल्डर की वेल्थ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज की जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। और फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा? उनके शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाकर। और शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी के अंदर सारे डिसीजन क्या होंगे, अच्छे होंगे, और सारे डिसीजन अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अच्छी होगी। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, कंपनी की स्टेटमेंट बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, लोग शेयर्स लेना चाहेंगे, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अच्छी है, क्योंकि उनके डिसीजंस क्या है, अच्छे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो उनको अच्छी खासी क्या दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से डिसीजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कंपनी को कौन सा डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजर को कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है सबसे पहले? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई उसको पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कहां पर करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर करना है या शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर करना है। तो किसका डिसीजन लेना पड़ता है? डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। कि भाई जो पैसा पड़ा है उसको किस पे लगाएं, किस एसेट्स पे लगाएं, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदें या शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदें। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने से देखो, कंपनी देखेगी, कंपनी के पास फंड्स हैं, और अगर कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदती है, मान लो कंपनी मशीन्स खरीदती है, ठीक है ना, तो उससे क्या कंपनी रिटर्न कमा पाएगी? या अगर कंपनी वर्किंग कैपिटल डिसीजन चेक करती है तो कंपनी कैसे कर पाएगी काम, क्या आगे उनका रिक्वायरमेंट होगी, किस हिसाब से काम करना है। तो ये सारा डिसीजन जो लेना है ये किसको लेना है? फाइनेंशियल मैनेजर को लेना है। और इतना अच्छे से डिसीजन लेना है ताकि बढ़िया तरीके से वो फंड्स क्या हो, यूटिलाइज हो सके। बिकॉज एक बार जब पैसा लगा दिया जाएगा ना तो उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता।
एक बार अगर फंड इन्वेस्टेड हो गए तो क्या उसको दोबारा बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या है कि कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जहां पर पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कौन सी चुने। तो अगर लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में चुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग, यानी कि बड़ा बजट तैयार करना जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदने के बारे में बात की। और अगर डिसीजन शॉर्ट टर्म एसेट्स के बारे में लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कि कौन सा डिसीजन, मतलब वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास कितनी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? विल जनरेट रिटर्न फॉर मोर देन 1 ईयर एंड प्रोवाइड प्रॉफिटेबिलिटी टू डिसीजन। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म, देखो कैसे, अगर आप एक बड़ी मशीनरी लगाओगे तो शायद आज आपको फायदा ना दे, बट फ्यूचर में जब उससे प्रोडक्शन होगी तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। और ये जो डिसीजन है ये क्या है? बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि आप सोच के देखो, जियो ने कौन सा डिसीजन लिया था? 2 लाख करोड़ रुपया कहां पर इन्वेस्ट करना है? फाइबर्स में। तो हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर फाइबर्स क्या किया गई? डाली गई, है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, चाहे उनको उन सालों में फायदा नहीं मिला, बट अब क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हो रखी है। और ये जो डिसीजन है ये बहुत ज्यादा क्या था? क्रूशियल था। शायद वो फाइबर्स के लिए सरकार से परमिशन ना मिलती है, कुछ भी हो सकता था, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को लॉन्ग रन में क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। और जो ये डिसीजंस होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है, और इरिवर्सिबल है, मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि एक बार ले लिया वापस नहीं कर सकते। तो इस डिसीजन को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करके फिर लेना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर सबसे पहले कौन सा डिसीजन लेता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और उसमें भी ये चुनता है कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स ले या शॉर्ट टर्म एसेट ले, बिकॉज लॉन्ग टर्म एसेट उसको क्या देंगी? फ्यूचर का फायदा देंगी, और शॉर्ट टर्म एसेट उसकी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फंड्स उसको चाहिए, कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स चाहिए। तो इस डिसीजन को उसको क्या लेना पड़ेगा? केयरफुली लेना पड़ेगा। और फैक्टर कौन से फैक्टर्स का ध्यान में रखकर ये डिसीजन को लेना पड़ेगा, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन के, लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि अगर कंपनी या अगर फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कि लॉन्ग टर्म उसको एसेट्स के ऊपर क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, तो वो कौन से फैक्टर्स जो है उसके उस डिसीजन को क्या करेंगे? इंपैक्ट करेंगे। मतलब किन चीजों को देखकर वो उस चीज में इन्वेस्ट करेगा या वापस होगा। तो या क्या क्या चीजें वो ध्यान में रखेगा जब वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या चीज इफेक्ट करेगी? कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जब भी कंपनी क्या करेगी, अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है, तो इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और सर्च कैश इनफ्लो शुड बी एनालाइज प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग द प्रपोजल। देखो क्या होता है कि अगर एक कंपनी, अगर मान लो एक फाइनेंशियल मैनेजर है और उसको ये डिसाइड करना है कि भाई हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसने चुन रखा है कि हमें कौन सी लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो मान लो उसने चुन रखा है कि हमें एक 100 करोड़ रुपए की एक नया मशीनरी का प्लांट इस्टेब्लिश करना है, तो लॉन्ग टर्म है। तो अब क्या चीज को वो ध्यान में रखेगा और इस डिसीजन को लेगा? तो पहली चीज देखेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो आ रहा है, मतलब क्या रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है ना। यानी कि क्या कुछ पैसा लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। और इस पैसे को क्या किया जाएगा? ध्यान से देखा जाएगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कि whenever company is investing amount of fund in some project, it expects some regular cash inflow from the project, ठीक है ना। और मतलब कंपनी ये डिसाइड करेगी, ये देखेगी कि लगातार इस फंड की, देखो क्या होता है कि एक 100 करोड़ का अगर आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया, तो उस प्रोजेक्ट को मेंटेन रखने के लिए भी आपको लगातार कैश की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं। कंपनी को इस चीज को तो भी ध्यान में रखना कि नहीं रखना। फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ उस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को या जियो को सिर्फ उस 2 लाख करोड़ की फाइबर्स नहीं बिछानी थी, उन फाइबर्स को मेंटेन रखने के लिए पैसे का भी देखना था। तो उसको ये भी देखना था कि उस प्रोजेक्ट में कितना कैश फ्लो इनफ्लो होगा, यानी कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लगातार फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होगी और कितने टाइम तक, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद में आएगी ना, पहले तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी एक फाइनेंशियल मैनेजर को बड़ा डिसीजन लेना है तो इन कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट का क्या है? ध्यान में रखना है।
दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। तो कंपनी कंपेयर करेगी कि भाई अगर हम रेट ऑफ रिटर्न हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से क्या मिल रहा है, तो अलग अलग उनके पास क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो वो उन प्रोजेक्ट्स को क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि भाई अगर हम इस पैसे इसके अंदर इस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएंगे तो हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, लेट्स से 10% मिलेगा। बट अगर हम इस 100 करोड़ को ना लगाकर किसी को लीज पे दे देंगे या कुछ भी कर लेंगे तो शायद उस पर कितना मिलता, 12% मिलता। तो कंपनी किसको चुनेगी, बी प्रोजेक्ट को चुनेगी। तो जब भी कंपनी को, देखो आप अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजर समझो, आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको एक 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में लगातार कितना कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है। तो अगर तो लगातार हर रोज इतने कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप देखोगे क्या आपके पास उतना कैश पड़ा भी है कि नहीं है, तो आप तो फिर करोगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा आप चेक करोगे रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा अगर इस प्रोजेक्ट में लगेंगे, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़े प्रोजेक्ट के इन्वेस्ट करना, अगर कुछ रिटर्न ही ना मिले तो क्या फायदा होगा। या मान लो 100 करोड़ लगाया और रिटर्न मिल रही है सिर्फ 6%, तो इससे अच्छा तो उस पैसे को कहां रख दिया जाएगा, बैंक में रख दिया जाएगा, इतने यहां पर लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ रिटर्न क्या की जाएगी, उससे एक्सपेक्ट की जाएगी। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, मतलब द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन करोगे, कैसे, कितना उससे रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कितना इंटरेस्ट रेट पे हमें मिला है। तो मान लो अगर आपको 10% पे लोन उठाया आपने और आपको 8% रेट ऑफ रिटर्न है, तो क्या इस प्रोजेक्ट को चुनोगे, नहीं। कमा तो 8% रहे हो, जा कितना रहा है, 10% जा रहा है, ठीक है ना। कितनी कैश की इनफ्लो होगी, कितना कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना आएगा कितना जाएगा, ठीक है ना। और कितने कौन सी आपके पास इनपुट्स अवेलेबल है, क्या टेक्नोलॉजी उस हिसाब से अवेलेबल भी है कि नहीं है, क्या आप प्रोजेक्ट डाल के बैठ जाओ और आपको उसकी टेक्नोलॉजी ना मिले, एक ही कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती हो, दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी ना बनाती। तो इन सारी चीजों को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर, जब उसको एक बड़ा इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना होगा। चलो, तो पहला डिसीजन कौन सा था, इन्वेस्टिंग, कि किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है। तो उसने वो सारी चीजें देखी और उसने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा, तो वो कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है ना, कि कितना फंड की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इस फाइनेंसिंग डिसीजन में किसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा, तो डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं उनसे कितना फाइनेंस क्या किया जाएगा, लेना है आप। यानी बिकॉज देखो फाइनेंशियल कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ये तो है नहीं कि साल 2 साल के लिए आपको काम करना है, तो आपको फंड्स जो चाहिए होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होंगे। तो शॉर्ट टर्म के बारे में आपको जानना नहीं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल, वो हम वर्किंग कैपिटल के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल बजटिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी लॉन्ग टर्म सोर्स ही चाहिए, और लॉन्ग टर्म सोर्स कितने हमारे पास, 2, ऑनर्स फंड या बोरोड फंड। ऑनर फंड मतलब खुद का पैसा, शेयर्स, और बोरोड फंड मतलब या तो लोन लेंगे बैंक से या क्या इशू कर देंगे, डिबेंचर्स इशू कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑनर फंड मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग, या कि इक्विटी शेयर लेने, प्रेफरेंस शेयर्स लेने या खुद का पैसा इन्वेस्ट कर देना दोबारा से जो प्रॉफिट हुआ है। या बोरोड फंड मतलब डिबेंचर्स या अदर लॉन्ग टर्म लोन हो गए, है ना। तो फर्म को डिसाइड करना है, किस हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई किस फंड को लें ताकि कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा कंपनी को फायदा मिले। ये कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। शायद लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट, बट रिस्क क्या है, लोन में भी ज्यादा है। तो दोनों चीजों को कंपेयर करके किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, कंपनी को क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना है। तो जब भी फाइनेंशियल मैनेजर, आप मान लो फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपको डिसीजन चुनना है किसमें, कि आपको इक्विटी लेनी है या बेसिकली क्या लेना है, डेब्ट लेना है। तो अगर आपको इन दोनों में चुनना है और दोनों का कितना प्रोपोर्शन करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप चीज देखोगे कि कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर तो लगातार कंपनी के पास कैश आता है, देखो लगातार कैश आएगा फिर तो लोन इंटरेस्ट देने के लिए पैसा होगा, तो फिर कंपनी क्या चुन सकती है, डेट चुन सकती है। बट अगर कंपनी के पास लगातार पैसा नहीं आ रहा तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी, इक्विटी। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, यानी कि वो चीज कितने में कंपनी को, मतलब उसके ऊपर कंपनी को कितना इंटरेस्ट या कितना रिटर्न देना पड़ेगा, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जो भी चीपर सोर्स होगा वो प्रेफर किया जाएगा। डेप्ट, लोअर रेट,
देन प्रेफर। अगर डेप्ट हमें कम रेट पे मिल रहा है, मान लो आपको जो डेप्ट है वो 8% इंटरेस्ट पे मिल रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर या आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं वो आपको 10% या 12% पे मिल रहे हैं, तो आप किसको प्रेफर करोगे? नो डाउट डेप्ट को प्रेफर करोगे, ठीक है ना। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है कि कंपनी को चलाने के लिए कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, लाइक रेंट हो गया जो कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, ठीक है ना। इनके खर्चे कंपनी को पे करने ही करने पड़ेंगे। अगर तो कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है तो क्या डेप्ट को प्रेफर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि डेप्ट में तो रेगुलर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। रिस्क, डेप्ट लोअर इफ बिजनेस रिस्क हायर। देखो चौथी चीज क्या ध्यान में रखी जाएगी? रिस्क। तो अगर बिजनेस रिस्क हायर है, देखो डेप्ट अगर कम है तो बिजनेस रिस्क हायर है। डेप्ट क्या रखो? कम रखो। क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क क्या है? ज्यादा। बिकॉज रिस्क ज्यादा होगा तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाओगे। आप शेयर्स रखो, कल को डूब भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो कंट्रोल किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होते हैं? एक तरीके से मालिक होते हैं, उनके पास कंपनी का क्या होता है? पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर आप कंट्रोल रिडक्शन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप अपना कंट्रोल डाइल्यूट करो, कंपनी और शेयर होल्डर्स बनाए, तो क्या प्रेफर किया जाएगा? डेप्ट, अदरवाइज इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है डेप्ट को या इक्विटी को इशू करने के खर्चे। तो देखो सबको पता है कि इक्विटी शेयर जब इशू होते हैं तो क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। बहुत सारी कंपनी को प्रोस्पेक्टस, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, तो उन फॉर्मेलिटीज के लिए भी क्या लगता है? पैसा लगता है कि नहीं लगता? दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। और डेप्ट भी क्या होता है? डेप्ट में भी तो थोड़ा बहुत खर्चा तो आएगा ही, डेप्ट में भी डेप्ट के डॉक्यूमेंट्स इशू करने पड़ेंगे। तो जिसका भी क्या हो, कम हो, वो क्या कर कंपनी प्रेफर करे। तो अगर ज्यादा है तो प्रेफर करने की जरूरत उसको नहीं है। तो देखो इक्विटी को इस केस में प्रेफर नहीं किया जाएगा, किसको किया जाएगा? डेप्ट को। और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट की क्या पोजीशन है? अगर स्टॉक मार्केट बुलिश है, बुलिश मतलब लोग सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट का, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो कंपनी कैसे पैसा रेज करे? इक्विटी से, बिकॉज आसानी से लोग क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। बट अगर बियर, बियर मतलब क्या होता है? अगर लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं, देश में स्टॉक मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है, शेयर्स कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, देश में कोविड आने वाला है या रिसेशन आने वाला है, तो क्या प्रेफर किया जाए? डेप्ट। बिकॉज लो, तो अगर कंपनी, एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजंस लेने हैं किसका? कि पैसा कहां से आएगा, और उसने देख लिया कि इक्विटी या डेप्ट दोनों में से किसको चुनना है, तो उनको इन फैक्टर्स को क्या रखना पड़ेगा? दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते। चलो थर्ड डिसीजन कौन सा है? थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन और रेजिडुअल डिसीजन। यानी कि अब देखो क्या हुआ था इससे पहले? इससे पहले कंपनी ने प्रोजेक्ट भी सोच लिया था और उसके लिए पैसा कहां से आएगा वो भी सोच लिया। अब जब वो प्रोजेक्ट चला हुआ और कंपनी ने क्या कमाया? प्रॉफिट अर्न किया, तो उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसीजन लेने कि भाई जो प्रॉफिट आया क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसके अंदर? शेयर होल्डर के अंदर, या उस पार्ट को रखे, री इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर। तो ये भी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेना ही लेना पड़ेगा। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो प्रपोर्शन है प्रॉफिट का जिसको क्या किया जाता है? शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। एंड कुछ अमाउंट का प्रॉफिट क्या होता है? रख लिया जाता है ताकि वो बिजनेस में क्या हो सके? री इन्वेस्ट हो सके, ताकि बिजनेस की एक्टिविटी क्या हो सके? बढ़ सके। एंड दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड, और इसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। तो अगर तो फर्म को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। मान लो कंपनी को लग रहा है कि भाई फ्यूचर में अगर हम नया प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोलेगी कि भाई हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, हम इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके? प्रॉफिट कमा सके, ताकि आपकी वेल्थ क्या हो सके? मैक्सिमाइज, आपके शेयर की वैल्यू ही क्या बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको डिविडेंड दे दिया जाए तो भाई प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा नहीं। कल को कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट लेना पड़ गया तो कंपनी को फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो उससे वेल्थ तो क्या होगी? शेयर होल्डर की कम, ठीक है ना। तो इस चीजों का क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज ध्यान में रखेंगे तभी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो जब भी कंपनी या फाइनेंशियल मैनेजर डिविडेंड डिसीजन लेगा तो वो इन सारे फैक्टर्स को क्या रखेगा? ध्यान में रखेगा। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग कि कंपनी ने कमाया, अगर अच्छा खासा कमा रही है तो डिविडेंड दे दे, नहीं कमा रही तो ना देने की जरूरत। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर अर्निंग क्या है? स्टेबल है। देखो ज्यादा होना और स्टेबल होना में फर्क है। मान लो एक बार 100 करोड़ आया और अगले साल शायद कंपनी के पास 10 करोड़ आया, तो कंपनी पहले साल तो डिविडेंड दे देगी,
पर दूसरे साल देगी नहीं देगी, शायद उसको नया प्रोजेक्ट। बट अगर स्टेबिलिटी है, कंपनी को पता है कि हर साल 100 करोड़ आ चुके हैं, तो कंपनी साइड पे 10 करोड़ निकाल कर रख देगी कि चलो हम हर साल क्या करेंगे, दे देंगे। तो अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो हाई डिविडेंड क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसको ध्यान में रखना कि देखो अगर एक कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर साल क्या देती हैं, डिविडेंड देती हैं। तो शेयर होल्डर्स भी क्या करेंगे, उस कंपनी में ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कंपनी हर साल क्या कमा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। तो जितना स्टेबिलिटी से आप डिविडेंड दोगे ना, उतनी कंपनी की इमेज क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर डिविडेंड देंगे नहीं, फिर सारा क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। और अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मतलब अच्छा खासा कैश आ रहा है, तो डिविडेंड बांट देंगे, अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं देना। और शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस, तो अगर शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, देखो अगर तो एक रिटायर्ड शेयर होल्डर्स है, कंपनी के पास यंग शेयर होल्डर नहीं है, रिटायर्ड लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो वो डिविडेंड प्रेफर करेंगे, उनको नहीं पता कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना। बट अगर यंग शेयर होल्डर्स होंगे, वो क्या बोलेंगे, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट करो ताकि कंपनी की वेल्थ क्या हो सके, बढ़ सके। टैक्सेशन पॉलिसी, देखो टैक्स अगर हाई है, कंपनी को क्या देना पड़ेगा, लेस डिविडेंड देना पड़ेगा। और कंपनी पे टैक्स, बिकॉज देखो सोच के देखो, अगर टैक्स क्या होता है, हाई होता है ना, तो जो टैक्स होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। कंपनी को उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। तो अगर टैक्स हाई है तो कंपनी क्या डिविडेंड ज्यादा देगी, नहीं देगी, ठीक है ना। इसलिए अगर टैक्स हाई होगा तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी, भाई हम क्यों टैक्स दे सरकार को, हम कम से कम डिविडेंड बांटेंगे, ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, तो सबको पता है कि अगर हाई डिविडेंड देगी कोई कंपनी, तो उसके कंपनी के शेयर क्या चाहेंगे, हर व्यक्ति लेना चाहेगा। और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, और कंपनी का अगर अच्छा खासा एक्सेस है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो वो हाई डिविडेंड दे दे। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भाई पैसा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़े तो हमारा एक्सेस कैपिटल मार्केट में अच्छा है, इमीडिएटली हमारे पास पैसा आ जाएगा इक्विटी को इशू करके। बट अगर कोई कंपनी है उसका एक्सेस अच्छा नहीं है कैपिटल मार्केट में, उसको पता है कि हमें इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलने वाला, तो क्या मिलेगा, नहीं देगा। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, कई बार क्या होता है कि कंपनी को पिछले पुराने लॉसेस वगैरह अपने सेट ऑफ करने पड़ते हैं, तो इसलिए कंपनी को क्या डिविडेंड उसको अंदर ना दे, ठीक है ना। तो अगर कंपनी के कोई लीगल कांस्टेंट है, मतलब पुराने लॉसेस है, तो कंपनी शायद उनमें क्या करे, अपने डिविडेंड को सेट ऑफ करे, डिविडेंड शायद ना दे। और कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट होते हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट का मतलब वो क्या, कंपनी ना लोन लेती है बड़े बड़े, किससे, बिग बिग फाइनेंस कंपनी से, बिग बैंकों से लोन लेती है, तो वो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई हम लोग जो डिविडेंड है वो नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे डिविडेंड, क्योंकि लोन वालों को पता होता है कि भाई हमें इंटरेस्ट चाहिए, और कंपनी को अगर लगातार ग्रोथ करनी है तो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कंपनी ऐसे क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो जब भी डिसीजन देना है तो इन सारी चीजों को क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, तब कंपनी को अपनी पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी का बनाना है कि दे या कंपनी ना दे। तो अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, क्या डिविडेंड देगी, नहीं देगी। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगती है तो डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा। चलो, तो अब 3 डिसीजन हमने पढ़े, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि किसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले एग्जांपल क्या थी हमारे पास, कि भारती लिमिटेड इज अ लीडिंग मोबाइल कंपनी, इट इज प्लानिंग टू एक्वायर क्यूइन लिमिटेड। क्यूइन लिमिटेड को वो खरीदना चाह रही है, और कितना है, 1000 करोड़ लगेगा। तो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन, देखो 3 डिसीजन है, किसके बारे में बात कर रही है, 1000 करोड़ रुपया लगेगा, तो किसके बारे में बात की जा रही है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ठीक है ना। तो उसको खरीदने से पहले उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या कैश फ्लो कितने की रिक्वायरमेंट होगी आगे, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी। तो 1000 करोड़ का डिसीजन है, कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है ना, सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि इन्वेस्ट करना है, 1000 करोड़ रुपया लगाना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो उनको वो सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि भाई इससे रिटर्न कितना मिलेगा, कैलकुलेशन की जाएंगी सारी, ठीक है ना। और देखिएगा कैश फ्लो की कितनी रिक्वायरमेंट होगी आगे, कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, फिर देख के वो चूज करेंगे कि क्या उनको ये लेना है या नहीं लेना। चलो, अविक इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ मार्स लिमिटेड। In the current year, the company earned high profit. However, Avik think that it is a better to declare smaller dividend as there is unsecure. He is unsure about the earning potential of the company in the coming year. Avik choice of dividend decision is based on which factor that affect it. देखो क्या हुआ, कंपनी ने क्या सोचा, अभी ने उसने बोला कि हमें कंपनी की पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकती है फ्यूचर के अंदर, कम हो सकती है,
ठीक है ना। तो किस फैक्टर के बारे में उसने क्या करी है, बात करी है, किसके अंदर ये। सबसे पहले बात करें कौन सा डिसीजन है, तो ये कौन सा डिसीजन होगा, डिविडेंड डिसीजन होगा। कौन सा डिसीजन होगा, डिविडेंड डिसीजन होगा। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर किसके बात की जा रही है, इसके अंदर कौन सा फैक्टर की बात करी जा रही है, अर्निंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग या स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कि उसको क्या लग रहा है कि भाई हम कम डिविडेंड दे, बिकॉज जो अर्निंग है वो कंपनी की क्या है, स्टेबल नहीं है। तो किसके बारे में, किस फैक्टर के बारे में बात करी गई, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग के बारे में बात करी गई कि भाई अर्निंग तो है, इस साल है, बट अगले साल शायद कंटिन्यू ना रहे, मतलब स्टेबिलिटी ना रहे, तो कम डिविडेंड क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। चलो, तो ये था हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट 2। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 3।